गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अजित कुमार गुप्ता आपके जेईई मेंस परफॉर्मेंस के बाद आपके मार्क्स और एक्सपेक्टेड परसेंटाइल को लेकर के डिस्कस करने आया हूँ। मुझे मालूम है कि आपने अभी तक अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया होगा। बहुत सारे वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, इन सब के माध्यम से अभी तक आपने अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल के बारे में कुछ आकलन कर लिया। मैं आपके लिए ये वीडियो तुरंत से आंसर की रिलीज होने के बाद ना लेकर के कुछ समय लेकर के इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं हर सोर्स को एक बारीकी से एनालाइज करके आपके सामने रख सकूं। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बात किया जाए तो इस बार जेईई मेंस का क्वेश्चन मॉडरेट और इजी के बीच में लाई कर रहा था। सारे शिफ्ट वाइज हमने पेपर को डिस्कस किया था आपके साथ और पेपर काफी अच्छे थे। बट जो एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेशन है हर इंस्टीट्यूट के बच्चों का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चों का ऑनलाइन फीडबैक या रिव्यू को देखे तो सबके मार्क्स उतने एक्सपेक्टेड नहीं है। सबके मार्क्स बिलो द एवरेज हैं, या फिर बोल सके कि जो प्रीवियस ईयर के मार्क्स थे, ज्यादातर अगर बोल सके तो टैली मैच कर रही है 2021 और 20 के मार्किंग सिस्टम के अनुसार। ठीक है ना? तो हमारी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल भी उसी के हिसाब से। नो डाउट प्रेस रिलीज किया गया है एनडीए के द्वारा कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, उन कैंडिडेट के हिसाब से आप परसेंटाइल आने के बाद अपने रैंक्स को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं उन सब पर डिस्कस करूंगा। अभी हम आपके साथ आ रहे हैं कि एक ओवरऑल क्या परसेंटाइल एक्सपेक्ट किया है। अगर जेईई मेंस के बारे में बात किया जाए तो जेईई मेंस आपका जो रहा सेशन 1, ठीक है, उसमें लेवल जो था वो था मॉडरेट। ठीक है, सवाल के बारे में बात किया जाए कि परसेंटेज क्या डिस्ट्रीब्यूशन था 11th और 12th का, तो 11th 60% एंड ओवरऑल 12th 40%। ठीक है, अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से तो एनसीईआरटी के एनालिसिस को अगर देखें तो टू द पॉइंट या डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए सवाल 45% थे और 55% ऐसे सवाल थे जो नो डाउट कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी का था बट कुछ स्टैंडर्ड पैकेज और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के हिसाब से था। ठीक है, अगर हम पेपर्स में परसेंटाइल को एक्सपेक्ट करें हर शिफ्ट के मार्क्स को एक क्यूमुलेटिव लेकर के, तो हम यहां आपके लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स और हम उसके एक्सपेक्टेड परसेंटाइल को देख रहे हैं। ठीक है ना? तो हम यहां कह सकते हैं कि अगर आपने, क्योंकि मैं इसके बिलो स्कोर को एनालाइज नहीं करना चाह रहा हूं, आपने अगर 51 to 60 के बीच में स्कोर किया, मतलब आपने पेपर को मैच किया और आप स्कोर का लाइव वो पीसीएम को मिला करके 51 to 60 के बीच में हैं, तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 80 to 85%। ठीक है, अगर आपका स्कोर 61 से 70 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो इस केस में आप 85 परसेंटाइल से 88 परसेंटाइल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्कोर किसी भी शिफ्ट में 71 से 80 तक गए हैं, ठीक है, तो आप इस केस में 89 से या 88 प्लस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 91%। ठीक है, अगर आपने स्कोर 81 से 90 के बीच में किया है तो आपका परसेंटाइल एक्सपेक्टेड जो रहेगा वो 91 से 94 परसेंटाइल तक लाई करेगा। ठीक है, और अगर आपने 91 से 100 स्कोर किया, क्योंकि आपने स्कोर को मिला करके रखा हुआ है, तो वो 94 से 96 परसेंटाइल के बीच लाई। इसी तरह से 101 से 110 स्कोर करने वाले बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 96 to 97 परसेंटाइल। 111 से 120 वाले बच्चे इजीली स्कोर कर सकते हैं 97 to 97.5 परसेंटाइल। आप ये देख रहे होंगे कि मार्जिन इंटरवल वही है बट परसेंटाइल का इंटरवल ऊपर में जा करके बहुत ही श्रिंक होते चला जा रहा है। ठीक है ना?
इसी तरह से 121 से 130 वाले बच्चे जो हैं वो आप परसेंटाइल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 97.5 टू 98.2 परसेंटाइल। ठीक है। सिमिलरली 131 टू 140 स्कोर करने वाले बच्चे, ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि अगर आप स्कोर 101 से ऊपर गए तो यहाँ से 2 स्टेप है जहाँ से आपके लिए एनआईटीज कोई ना कोई ब्रांच के साथ अच्छे एनआईटीज में आपके लिए जगह बनना शुरू हो जाए। ठीक है। तो अगर हम बात करें 131 से 140 स्कोर करने वाले स्टूडेंट के, तो ये 98.2 से लेकर के 98.6 परसेंटाइल तक लाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 141 से 150 स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो 98.6 से 99 परसेंटाइल के बीच में स्टे कर सकते हैं। ठीक है। और 151 से 160 वाले जो स्कोर करने वाले हमारे दोस्त हैं, वो अगर बात करें तो 151 से 160 स्कोर करने वाले स्टूडेंट हमारे लिए 99 से 99.2 परसेंटाइल के बीच में अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 161 से 175 99.2 से 99.5 परसेंटाइल से ऊपर, और 175 प्लस बच्चे आप इससे ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो गेम आता है वो आता है कि टॉप परफॉर्मेंस का, उसके हिसाब से। अगर हम रैंक की बात करें तो अभी हम एग्जैक्ट काउंट को ना जाकर के एक्सपेक्ट करें कि इस सत्र में सेशन 1 में जो अपना गया था, उस सेशन 1 में लगभग 11,60,000 प्लस लोगों ने अपनी अपीयरेंस दी थी जेईई मेंस पेपर 1 में। अगर उस हिसाब से देखें तो मैं आपको रैंक कैलकुलेशन बता रहा हूं। अगर हम रैंक कैलकुलेशन की बात करें, रैंक कैलकुलेशन की, तो रैंक कैलकुलेशन आपका जो करना है वो है 100 माइनस जो आपने परसेंटाइल अचीव किया। ठीक है। जैसे आपका 99 आया, 98 आया, 94 आया, जो भी आया, उसको अभी के लिए सीआर एक्सपेक्टेशन के लिए आप उससे मल्टीप्लाई कर दे 11.6,000 से। ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परसेंटाइल को लेकर के कंफ्यूजन होता है। सपोज आप ने 90 परसेंटाइल स्कोर किया है, ठीक है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रैंक होगी जेईई मेंस के हिसाब से वो होगा 100 माइनस 90 इंटू 11.6,000। अगर हम करें 10 इंटू 11.6,000, तो आप अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 116,000, इसका मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेड रैंक 1,16,000 के आसपास हो। सिमिलरली अगर स्टूडेंट हमें कोई कहता है कि सर मेरा परसेंटाइल स्कोर 99 परसेंटाइल हो रहा है, तो हम रैंक कितना एक्सपेक्ट करें, तो उसकी रैंक होगी 100 माइनस 99 इंटू 11.6,000। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 11.6,000, और कहने का मतलब हुआ कि 11,600। ठीक है। तो आप रैंक को आराम से समझे और एक्सपेक्टेड रैंक के साथ। अगर हम कहते हैं कि सर ऐसा हुआ कि इस जेईई मेंस के इसमें हम परसेंटाइल को कुछ एक्सपेक्ट किया, क्या इंप्रूव कर सकते कि नहीं। पहले एक और बात, अगर आपने 2 और 3 साल की पूरी प्रिपरेशन की है तो आप इंप्रूवमेंट 100% कर सकते हैं, क्योंकि आपने सेशन 1 के जो पेपर को देखा होगा तो पेपर हद से ज्यादा हल्का था। इस कारण बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हुए। उन माइनर मिस्टेक्स को इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट इसलिए किया जा सकता है कि कोई नई बात नहीं पढ़ना है, बस हमें ये बचे हुए 40 डेज है, इसमें ये सीखना है कि हम अपनी मिस्टेक्स को कम कैसे करें। क्योंकि बहुत बच्चे अभी डिप्रेशन में गए होंगे, या 2 साल मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया, फिर भी हमारा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप केवल और केवल उन गलतियों को कम कैसे करें इसको सीखें, कोई नई बात नहीं पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मान लिया जाए हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, किन बातों पर ध्यान दें, किन टॉपिक पर ध्यान दें जिससे कि हमारा स्कोर कम से कम सेफ जोन में आए, जो एनआईटीज के टैग के लिए कंफर्म कर सके।
तो मैं उनके लिए नो डाउट वीडियोस और भी बताऊंगा जिसमें गाइडेंस होगी, बट एक ब्रीफ गाइडेंस अभी दे रहा हूं। जिस ब्रीफ गाइडेंस में अगर हम समझे कि अगर आप प्लानिंग को अभी से करना चाह रहे हो कि ऐसा है कि हम प्लान कर ले कि हम फिजिक्स में किन यूनिट्स पर वर्क करें, ठीक है, तो मैकेनिक्स एक ऐसा सेक्शन होता है जिस पर आपको वर्क करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप अगर सेक्शन में बात करें जैसे जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मैं इसके साथ कैपेसिटर को अलग से लिख रहा हूं, नो डाउट कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, बट कैपेसिटर को मैं स्पेशली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अजेमेंट्स के पेपर को देखेंगे तो हर शिफ्ट में इन्होंने कैपेसिटर के 2 सवाल तक को छुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो सवाल है ही, लेकिन कैपेसिटर के सवाल को इन्होंने 2 रखा है, इसलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर को अलग अलग डिस्टिंग्विश करके आपके सामने लिख रहा हूं। इसके बाद आपको जो इजीली सॉल्व होने वाला पार्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। प्लान करोगे 2-2 दिन 3-3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, और आपके पूरे के पूरे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अभी भी आपने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर किया होगा तो इन सब टॉपिक्स के थ्योरी से आप बहुत ही अच्छे से अवेयर होंगे। इसके साथ साथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट आपको स्कोर देगा वो है ऑप्टिक्स थर्म। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी चैप्टर्स के बारे में कह रहा हूं कि आप उन्हें ना पढ़ें क्योंकि डेली पढ़ें, बट अगर हम इन सेक्शंस को पढ़ते हैं तो इन सेक्शन के बारे में हम आपको ब्रीफली दे देते। जेईई एनटीए ने जो रखा है वो एनटीए के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 क्वेश्चंस रखे गए हैं हर शिफ्ट। कैपेसिटर से 2 क्वेश्चन तक छुआ गया। इलेक्ट्रिसिटी हर हाल में कम से कम 1 है, एसी हर हाल में कम से कम 1, ईएमआई 1, ये सब थियोरेटिकल पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स 4, 2 से 3 और थर्मोडायनामिक्स 2। अगर हम टोटल 25 सेक्शंस 25 क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट लेना होता है 30 में, अगर हम उसे एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 11 और 4, 15। मतलब यह पेपर के 15 क्वेश्चंस को वैसे क्वेश्चन को देता है जो आपके 10 से 20 सेकेंड और या भी बोल सके कि हार्डली 1 मिनट के अंदर 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपके सामने। मैंने मैग्नेटिज्म को इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मैग्नेटिज्म के सवाल गलत हो सकते हैं, बट इनके सवाल चूंकि पूरे तरह से थियोरेटिकल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो इसके सवाल गलत नहीं होते। अगर हम अपने इस 15 क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट लेते हैं और ह्यूमन एरर के अनुसार मान सकते हैं कि 2-3 गलत भी होंगे, तो ये हमें मार्क्स देंगे। अगर हम केवल 3 गलती के साथ है तो 12 सही और 3 गलत भी करें तो हमें यह 45 मार्क्स देकर के जाना है, ठीक है ना। तो अपनी प्लानिंग्स को इस तरह से रखिए कि हर सेक्शन में हम अप्रोक्सीमेटली 50 नंबर को स्कोर कर सके। और आप अगर देखो तो फिजिक्स में 45 मार्क्स स्कोर करना कितना आसान है, ठीक है। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें जैसे कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो हर शिफ्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोलबाला था, मतलब कि लगभग 14 से 16 सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पूरा ना पढ़ा और आप ऊपर में जा रहे हो तो हम आपको ये जो सलाह देंगे वो होगा अल्कोहल, फेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, कीटोन, एल्डिहाइड और नेम रिएक्शन, जो कि आपको पूरी तरह से थ्योरेटिकल होगी। इसमें आपको कुछ भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके नोट्स में जो थ्योरी लिखा हुआ है इसे केवल रीड कीजिए, क्वेश्चन बैंक को एनालाइज कीजिए। अगर इन सेक्शन से बात किया जाए तो इन सेक्शन से 8 क्वेश्चंस अराइज थे, बाकी ऑर्गेनिक से जो भी हो, बट इन सब से टोटल मिला के हर शिफ्ट में 8 मिनिमम, मैं बोल रहा हूं 8 से ज्यादा क्वेश्चन जो थे इनसे। उसके बाद इंपॉर्टेंट और हल्के सवाल चैप्टर्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 क्वेश्चंस को लेकर के आया था, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग
2 क्वेश्चंस को, पीरियोडिक टेबल 1 से 2 क्वेश्चंस को, केमिकल काइनेटिक्स 1 क्वेश्चंस को, ठीक है, सॉल्यूशन 1 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 क्वेश्चन। जो सेक्शन जो सबसे हल्का यूनिट होता है जहां आप स्कोर को पूरे मजे से कर सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री को काउंट करें तो 8 2 10 2 12 13 14 15 16, मतलब 16 के 16 क्वेश्चंस हमें यहां से मिल जाएंगे, जो बचे हुए 40 दिन के प्लानिंग के लिए बहुत बेहतर है। केमिस्ट्री के बारे में बात करें, चूंकि टू द पॉइंट डायरेक्ट थ्योरी पार्ट से पूछा गया तो इसमें गलती होने के चांसेस भी नहीं है। फिजिक्स में क्या हो सकता है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, फॉर्मूला मिसिंग हो सकता है, आपसे कुछ दिक्कत हो जाएगी, बट केमिस्ट्री में डायरेक्ट होगा। पर फिर भी मैं उसी तरह के एरर को कैलकुलेट कर लूं तो आप इसमें भी अगर 12 सवाल बनाते हैं और 4 गलत करते हैं तो आप इसमें 44 मार्क्स केवल इस छोटे से सेक्शन को वर्क करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी आप 40 प्लस 45 मैंने फिजिक्स के लिए अभी बताया, 44 यहाँ के लिए बताया। ठीक है, और अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें कि सर मैथ्स क्या है, ठीक है, तो मैथ्स प्लानिंग के हिसाब से आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, उसके बाद आपके फंक्शन में 2 लेवल के सवाल थे, उसको हम अभी बताएंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, वेक्टर 3D, स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और छोटी सी बात किया जाए तो इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी सब पार्टों को पढ़ना है, लेकिन मैं आपके स्कोर को, क्योंकि अगर अप्रैल में आप चाहते हैं कि हम अपने आप को भी बोल सके मतलब कि हमने स्कोर अच्छा किया है, 90s में इंटर कर रहे हैं, उसके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज आपको 1 क्वेश्चन दे दिया गया है। फंक्शन में 4 सवाल पकड़ा है, बट इसमें 2 सवाल इजी हैं और 2 जो है वो आपको हार्ड पूछा है। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 1 सवाल, 3D वेक्टर 2 सवाल, स्ट्रेट लाइन 2 सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 सवाल और इंटीग्रेशन 3 सवाल को लेकर के बैठे। ठीक है, आप पेपर के स्ट्रक्चर्स को गौर करके देखिए। अगर हम इसको अपने आउटपुट के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 6 8 9 और 3 12, मतलब ये 12 क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। और अगर इसमें हम गलती को थोड़ा सा ज्यादा माने तो हम इस 12 में से आपको बोल रहे हैं कि आप 3 गलतियां करते हैं, तो आप 9 सही और 3 गलती कर रहे हैं और 33 मार्क्स को अवेल कर रहे हैं। अगर हम टू द पॉइंट देखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा है कि हम फिजिक्स में 45 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं केवल 40 दिन के लिए, केमिस्ट्री के 44 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैथ के 33 मार्क्स को देख रहे हैं। अगर हम इसके हिसाब से देखें आपकी गेम प्लान के अनुसार तो फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री 44 एंड मैथ्स के आप 33 मार्क्स को भी ऐड कर दें तो आप यहां पर देखोगे 120 प्लस मार्क्स। और जो 120 प्लस मार्क्स हम आपको दिखा रहे हैं, परसेंटाइल में कोई वेरिएशन नहीं होगा अप्रैल में भी, तो 120 मार्क्स या मैं 120 प्लस मार्क्स को बात करें तो 120 प्लस मार्क्स आप कहां पर लाइक करने वाले हैं आप खुद को देख सकते हैं। ठीक है, तो बचे हुए 40 दिन के लिए अपने को डिहार्टेड नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, छोटी सी प्लान है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। एक और बात, क्या इनके अलावा बाकी चैप्टर्स को क्या करें, नहीं पढ़े, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी चैप्टर के नोट्स को केवल 1.5-2 घंटे के अंदर नोट्स पढ़िए, पर इन पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि आपका रैंक ये देख करके चला जाएगा, अदरवाइज आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और आपके हाथ से रैंक छूट। मैं आपके साथ जल्द ही सभी शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करने के लिए सभी शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलूंगा। ठीक है, गेम प्लानिंग में डेली बताता जाऊंगा, आपको बताता रहूंगा कि कैसे हिट करें और 120 प्लस मार्क्स को अचीव करें। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।